जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, केंद्र ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करते हुए ये जवाब दिया है कि केंद्र ने कहा सरकार मुद्दे की गंभीरता से अवगत है। केंद्र ने अपने जवाब में कहा है कि धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दूसरे लोगों को धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। याचिका में केंद्र और राज्य को जबरन या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए सिंबल पर चुनाव लड़ रहे और बीजेपी समर्थित अधिकतर उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। 22 जिला परिषद के 411 सीट और 142 पंचायत समितियों के 2964 सदस्यों के आए रविवार के चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए निराश करने वाले रहे तो इनेलो और आम आदमी पार्टी को सियासी संजीवनी साबित होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरियाणा के ग्रामीण इलाके में बीजेपी का सियासी जनाधार क्या खिसक रहा है। 22 जिला परिषद के 411 चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार ने 8 माह में 21,000 युवाओं को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से दी गई है। अभी और भी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मान ने कहा है कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के केवल 8 महीने में 21,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री यहां पंजाब राज्य बिजली निगम के 603 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम भगवंत मान ने कहा है कि बड़े पैमाने पर शुरू किया गया यह भर्ती अभियान युवाओं के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिलाओं पर अपनी टिप्पणी के 72 घंटे बाद विरोध व आलोचनाओं होने पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने खेद व्यक्त किया और माफी मांगी है। रामदेव ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चांदकर को इस आशय का एक ईमेल भेजा है। आयोग ने शुक्रवार के पत्र लिखकर रामदेव से 72 घंटों के भीतर उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा। महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष कहा है कि रामदेव ने ईमेल कर अपनी टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी है, लेकिन यह भी कहा है कि उनकी टिप्पणी को संदर्भ से बाहर समझा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन 5 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली G20 तैयारी बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के 4 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत G20 का नेतृत्व कर रहा और सितंबर 2023 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऐसी खबरें थी कि कुछ विपक्षी मुख्यमंत्री नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई G20 तैयारी बैठक का बहिष्कार करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नई शिक्षा नीति के माध्यम से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी शिक्षा हासिल करने के नए अवसर हासिल होंगे। नई शिक्षा नीति का लाभ केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों तक सीमित नहीं है। शिक्षा नीति के प्रावधान के मुताबिक स्कूल कॉलेजों की आयु को पार कर चुके अधिक आयु वर्ग के लोग भी नई शिक्षा नीति के प्रावधानों से लाभान्वित होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण कार्य। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे जन संगठन के इसके क्रियान्वयन के लिए आगे आकर सहायता करनी चाहिए। असम की सीमा पर विगत 22 नवंबर को हुई हिंसा में 6 लोगों के मारे जाने के बाद मेघालय के सीएम ने कार्रवाई के बारे में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय विधायकों के साथ बैठक की। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने ट्वीट किया कि मेघालय के 5 लोग और एक असम के मुकरेह में गोलीबारी की घटना के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के नेता और स्थानीय विधायकों के साथ बैठक की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सरकारी स्कूल में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने मध्य प्रदेश की एक डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य व केंद्र सरकार इस मामले पर जवाब पेश करे। पारंपरिक तौर पर पौष्टिक पानी व खाद की कम आवश्यकता और जटिल परिस्थितियों में भी आसानी से उपजने की खूबी के कारण मोटे अनाजों की खेती की जाती है। एक समय भारत में लगभग हर घर में खाने की थाली में कोई न कोई मोटा अनाज अवश्य मिल जाता था। हमारे कुल अनाज उत्पादन में 40% तक की इनकी हिस्सेदारी रहती थी। धीरे धीरे स्थिति बदली और थाली से यह अनाज दूर हो गए और हम मोटे अनाजों के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक तो हैं, लेकिन कुल अनाज में इनकी हिस्सेदारी 10% से भी कम हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें
2018 में केंद्र सरकार ने इन अनाजों को फिर से हर थाली तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया। भारत के प्रयास से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पिछले 8 सालों में दूध उत्पादन में हुई वृद्धि पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एक जीवंत डेयरी क्षेत्र भी हमारी नारी शक्ति को और मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के एक ट्वीट के जवाब में आई है। मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि पिछले 8 सालों में दूध उत्पादन में अस्मारकीय वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भारत की करारी हार के बाद से टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर शुरू हुई चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। हार के बाद कई दिग्गज क्रिकेटरों द्वारा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने का सुझाव दिया जा रहा। वहीं इसी कड़ी में भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उन 2 खिलाड़ियों का नाम बताया है जो उनके मुताबिक भारतीय टीम के अगले कप्तान होने चाहिए। गौतम गंभीर ने एक कार्यक्रम में भारतीय टीम के कप्तान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को कप्तानी का दावेदार बताया है। केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट का दावा है कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अपनी हिस्सेदारी की फंडिंग रोक दी है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में मदरसों का सर्वे कराया गया था। कई बार प्रदेश के मंत्रियों को बयान भी आए थे। जानकारी के मुताबिक अभी तक मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्रों को 1000 रुपये, जबकि कक्षा 6 से 8 तक छात्रों को अलग अलग कोर्सों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द ही राज्यपाल पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार कोश्यारी कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देकर अपने गृहराज वापस लौटना चाहते हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति भूचाल आया था। कोश्यारी के बयान के बाद एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना राज्यपाल के खिलाफ लामबंद हो गई थी। महंगाई को काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कई बार बढ़ोतरी की है। इसके बाद से बैंक से कर्ज लेना महंगा हो गया है, क्योंकि बैंकों ने भी ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। हालांकि इसका असर लोन की मांग पर नहीं होगा। फिच रेटिंग्स ने सोमवार को कहा है कि उच्च ब्याज दरों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि जारी रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि ऋण में मजबूत वृद्धि से बैंकों का मुनाफा और खासतौर से शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़ना चाहिए। फिच ने एक बार बयान कहा है कि हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 बैंक ऋण 13% की दर से बढ़ेगा, जो 2021 से 22 में 11.5% से अधिक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में 2 नए जिलों की आधारशिला रखने जा रही। वह 29 नवंबर को होने वाली एक प्रशासनिक बैठक के दौरान सुंदरबन और बारिशीहाट को राज्य के 2 नए जिले बनाने की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी सोमवार को दी है। अधिकारी ने बताया कि दोनों जिलों को दक्षिण और उत्तर 24 परगना से अलग किया जाना है। अधिकारी ने बताया 2 नए जिले बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए। मुख्यमंत्री हिंगल राज्य में प्रशासनिक बैठक के दौरान इन नामों की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार शादीशुदा लोगों के लिए एक सुपरहिट स्कीम चला रही है, जिसका नाम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। यह योजना मासिक पेंशन की भी गारंटी देगा। इस विशेष योजना के तहत पति पत्नी दोनों ही निवेश कर सकते हैं, जिसका लाभ 60 साल की उम्र के बाद उठा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा योजना 26 मई 2020 को शुरू की गई थी। इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वय वंदना योजना, जिसमें लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत अगर पति पत्नी दोनों ने 60 वर्ष पार कर लिए हैं तो आप 15 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 291 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,71,853 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 5,127 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार केरल द्वारा संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की सूची में 2 और मामले जोड़े जाने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 5,30,614 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को गया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज से गया में गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि गया मोक्ष की भूमि है, यहाँ सभी लोग अपने पूर्वज के पिंडदान करने के लिए आते हैं। सीएम ने कहा है कि रबर डैम के माध्यम से अब फाल्गु नदी में पानी सालों भर मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि आज मुझे सचमुच में काफी खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसको लेकर काम किया जा रहा है। पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है।
मनरेगा के पैसों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ी धांधली की है। इस आरोप को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हल्फनामे में जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाए गए बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मनरेगा के पैसों को लेकर 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना में धांधली की है। उन्होंने आरोप पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए हल्फनामा दायर कर सोमवार को निर्देश दिया है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने 18 माह के रुके महंगाई भत्ते को एक साथ देने की योजना बनाई, जिससे प्रत्येक कर्मचारी के खाते में लगभग 40,000 रुपये से ज्यादा जमा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग व सरकार के बीच 3 राउंड की बातचीत समाप्त हो चुकी है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को 9 वर्ष गिफ्ट देने की तैयारी में है। रुका हुआ डीए जनवरी माह से पहले ही कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।